नमस्कार। मैं डॉक्टर रोशनी यहूदा, प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल आर्किटेक्चर एंड रिसर्च, एसोकेम ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम की को चेयरमैन महाराष्ट्र चैप्टर और एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी की एडवाइजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क पुणे भी हूँ। अभी इस वेबिनार में मैं एनवायरमेंटल आर्किटेक्चर माने कि ग्रीन बिल्डिंग्स के बारे में थोड़ा सा परिचय, थोड़ा एग्जाम्पल्स के साथ पूरा आपको बताऊंगी। इस विषय में अब तक क्या क्या हो चुका है, क्या पॉलिसीज है, ये भी हम थोड़ा बहुत देख लेंगे। तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड से शुरुआत करती हूँ। आप इस स्लाइड में आप देखेंगे कि कुछ ग्रीन बिल्डिंग्स के पिक्चर्स हैं। इसी को हम एनवायरमेंटल आर्किटेक्चर भी कहते हैं। तो पहली बात तो ये कि ये सारा मुद्दा जो है एनवायरमेंट का, उसका बेसिस ये है कि हमारी जो ह्यूमंस की जो कार्बन फुटप्रिंट है वो दुनिया भर में बढ़ते जा रही है। और इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशन में खास करके ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि हमारा जो एज हम लोग जैसे जैसे डेवलप करते जा रहे हैं उसी प्रकार से हमारा कार्बन फुटप्रिंट भी इंक्रीज होता जा रहा है। मेनली क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा वापर रहे हैं, उसके वजह से थर्मल एनर्जी ज़्यादा यूज हो रहा है और कार्बन एमिशंस और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बढ़ रहे हैं। और इसी कारण हमको ये ज़रूरी है देखना कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये एक पहला कारण है। दुनिया के सब अगर देशों में देखा जाए तो इंडिया आज का रैंक चौथा है इन टर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। ऑल्दो हम ऐसे पर कैपिटा देखेंगे तो हमारा कार्बन एमिशंस काफी कम है, क्योंकि हमारे देश में काफी सारे लोग गांव गांव में रहते हैं और काफी सिंपल सा लाइफस्टाइल है उनका। उनकी वजह से हमारा पर कैपिटा कार्बन एमिशन काफी लो है। लेकिन देखा जाए तो हम जैसे अर्बन एरियाज में जो रहते हैं, शहरों में रहने वालों का कार्बन एमिशंस ज्यादा है। हम ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, ज्यादा सब कुछ यूज करते हैं, पानी, वेस्ट मैनेजमेंट सब कुछ। तो उसके कारण ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस ओवरऑल इस कंट्री का काफी ज्यादा है। टॉप 4 में हम लोग आ रहे हैं। रिसेंटली जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट थी, जिसमें उन्होंने ग्लोबल क्लाइमेट की पूरी स्थिति उन्होंने दर्शाई थी, उसमें उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया में हो रही है। और उसके परिणाम जैसे कि कई जगह पे सी लेवल राइज की वजह से बहुत सारे जो छोटे छोटे आइलैंड नेशंस हैं वो पानी के नीचे जा रहे हैं, या फिर ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। बहुत सारे जो क्लाइमेटिक इवेंट्स हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स जैसे कि साइक्लोन्स, उनके भी नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो उन्होंने इसको पूरी तरह से इस रिपोर्ट में दर्शाया है। और ये हम लोग देख रहे हैं कि इस मतलब ये इट्स नो लॉन्गर फिक्शन। और क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ये सब देशों ने अभी पेरिस एग्रीमेंट और इस सब दौरान में ये एग्री कर चुके हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसको हमको टैकल करना पड़ेगा। तो अब बिल्डिंग्स में जो है, बिल्डिंग्स का काफी क्या क्या होता है बिल्डिंग्स में। तो अगर हम लोग एनर्जी देखा जाए या इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है, तो पूरे दुनिया भर के जो एनर्जी यूज है उसमें से 1/3 जो एनर्जी एंड यूज है वो बिल्डिंग्स के ऑपरेशन में यूज होती है। मटेरियल्स जैसे कि स्टील, सीमेंट, कंक्रीट, ग्रेवल, स्टोन, ब्रिक्स, ये सब जो है ये 40 to 50% ऑफ टोटल फ्लो जो है पूरी दुनिया में ग्लोबल इकोनॉमी की, उसकी जो उसके सब बिल्डिंग्स में से की वजह से यूज होता है। वाटर भी देखा जाए तो ऑपरेशनल बिल्डिंग्स में 12% हम लोग यूज करते हैं। पर इनडायरेक्टली और ज्यादा होता है, जैसे कि मटेरियल मैन्युफैक्चर, मटेरियल क्यूरिंग, इस सब में भी बहुत ज्यादा करीब 50% पानी बिल्डिंग्स और बिल्डिंग के मतलब जो कनेक्टेड एरियाज हैं उसमें यूज होता है। वेस्ट 25 to 40% सॉलिड वेस्ट बिल्डिंग्स में जनरेट होते हैं। और ये हम लोग न केवल म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की बात कर रहे हैं, पर ऑल्सो
डेमोलिशन वेस्ट, जैसे कि कोई पुराने बिल्डिंग्स टूट जाते हैं तो उसके वजह से करीब 25% वेस्ट तो सिर्फ डेमोलिशन वेस्ट की का ही होता है। हमारे मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी देखें तो एग्जाम्पल। और ओवरऑल 30 टू 40%, सो मतलब सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का कारण है वो बिल्डिंग्स हैं। तो इस वजह से हम इस टॉपिक को लास्ट में भी 20-25 सालों में ये जो एनवायरमेंटल आर्किटेक्चर है, ग्रीन बिल्डिंग्स है, इसको थोड़ा इम्पोर्टेंस आ गया है और लोग अभी इसको काफी सीरियसली ले रहे हैं कि कैसे बिल्डिंग्स को ग्रीन बनाया जाए। वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल नामक एक ऑर्गेनाइजेशन संस्था है, जिन्होंने रिसेंटली ये स्टैटिस्टिक्स 2019 में उन्होंने ये स्टैटिस्टिक्स ये रिपोर्ट रिलीज किया था, जिसमें बताया गया है कि बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पे 39% टोटल कार्बन एमिशंस जा रहे हैं, मतलब टोटल करीब 40%। और इसमें से सिर्फ जो हीटिंग, कूलिंग और लाइटिंग, मतलब जो एयर कंडीशन हम लोग यूज करते हैं या फैंस यूज करते हैं या फिर लाइटिंग यूज करते हैं घरों में, उसमें उसके लिए उसके वजह से 28% जो है एनर्जी कंज्यूम होता है। बाकी जो एनर्जी 39% में जो 11% है, वो एनर्जी जो है वो उसको हम एम्बॉडीड एनर्जी कहते हैं या अपफ्रंट कार्बन कहते हैं। ये मतलब जो मटेरियल्स के अंदर चला गया और एम्बॉडीड एनर्जी के रूप में चला गया, तो उसको बनाने में जो एनर्जी लगती है वो भी इंक्लूड किया गया है। तो टोटल आप देखेंगे तो करीब 40% जो एमिशंस है, कार्बन एमिशंस, वो बिल्डिंग्स के वजह से हैं। एक ये ग्राफ मैं आपको इंडिया के बारे में दिखाना चाहती हूँ कि अगर आप ऊपर वाला ग्राफ देखेंगे तो उसमें करीब 56% हमारी जो एनर्जी है, प्राइमरी एनर्जी, वो अभी भी कोल पावर से आ रही है। कोल, आप जानते हैं कि कोल जलाने से जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन सबसे ज्यादा होता है और उसके वजह से काफी सारे और भी प्रॉब्लम्स है पोल्यूशन रिलेटेड। लेकिन ये स्टिल जो ऑयल, कोल और गैस हैं, ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, वो अभी तक हम लोग बहुत यूज कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी की मात्रा अभी तक 3 या 4% से ज्यादा नहीं है। और सेक्टर वाइज देखा जाए तो सेकेंड ग्राफ में आप देखेंगे नीचे, तो बिल्डिंग्स का यहाँ पर 29% का कंट्रीब्यूशन है एज पर ये 2019 का डेटा है। तो उसमें देखेंगे तो बिल्डिंग्स की 29% कंट्रीब्यूशन है इंडिया की बात करें तो। तो हमारा जो उद्देश्य है कि हम किसी तरह से अपने जो फॉसिल फ्यूल एमिशंस हैं, जो ऑयल, कोल और गैस की जो एमिशंस है, जो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड एमिशंस है, उसको किसी तरह से कम करें और बिल्डिंग को एनर्जी एफिशिएंट करें। तो उसके हम दो चीजें कर सकते हैं कि बिल्डिंग को एनर्जी एफिशिएंट बनाने के लिए उसका एम्बॉडीड एनर्जी, माने कि बिल्डिंग में ज्यादा एम्बॉडीड एनर्जी ना हो और उसका ऑपरेशनल एनर्जी भी कम हो। और ये कैसे कर सकते हैं, इसको मैं थोड़ा बहुत आपको डिस्क्राइब करूंगी। इसके अलावा दूसरा उद्देश्य ये भी है कि हम किस तरह से हम हमारे जो पर्यावरण में जो इम्पैक्ट हो रहा है बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन से, उसको किस तरह से रिड्यूस करें। अब हम बहुत सारी चीजें देख नहीं सकते हैं, जैसे कि ये माइंस है, कॉपर माइंस, हमारे सारे इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग कॉपर से चलते हैं, या फिर हमारा सबसे ज्यादा जो मटेरियल यूज होता है वो सीमेंट। वो ये सारी चीजें जो है हमारे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करती हैं। काफी सारे फॉरेस्ट कट हो चुके हैं और हमको ये ये मटेरियल्स यूज करने की वजह से इसका नेगेटिव परिणाम और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी पर्यावरण के ऊपर हो रहा है। जैसे कि ये कन्वेंशनल मटेरियल्स जो हम लोग यूज करते हैं, स्टील यूज करते हैं, ब्रिक्स यूज करते हैं, स्टोन यूज करते हैं, कंक्रीट यूज करते हैं। तो ये सारे मटेरियल्स को कंस्ट्रक्ट करने में, बनाने में जो एनर्जी जाती है और जिसके वजह से जो पर्यावरण के ऊपर इम्पैक्ट होता है वो काफी ज्यादा है। और ये भी चीजें हैं जैसे कि एक्टिविटीज है, माइनिंग है, जो कुछ जलाना है, जैसे ब्रिक्स बनाने के लिए हमको किल्न के अंदर उसको जलाना पड़ता है, तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। या फिर सीमेंट फैक्ट्री में अगर पोल्यूशन कंट्रोल नहीं किया हो तो काफी सारे कार्बन पार्टिकुलेट मैटर जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ होती है। या फिर स्टील बनाने में जो हाई टेम्परेचर तक हमको जाना पड़ता है, तो ये सब है जो एम्बॉडीड एनर्जी या एम्बॉडीड कार्बन है। इसके अलावा एक और नई चीज है जो जिसको हम नाम देते हैं सिक बिल्डिंग सिंड्रोम।
ये नई चीज़ ऐसी है कि आजकल लोगों को घरों के अंदर रहते हैं और उसमें एयर कंडीशन करके रहते हैं। मोस्टली घर ग्लास के भी हो चुके हैं। तो उस स्थिति में घरों के अंदर की जो एयर है, जो हवा है, वो पॉल्यूटेड होती है और हम लोग करीब 90% तक टाइम घरों के अंदर रहते हैं, तो उसके वजह से भी जो पॉल्यूशन का बढ़ाव का जो वॉल्यूम है, वो इंक्रीज़ होते जाता है और उसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट लोगों के ऊपर होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अंदर स्पेंड करते हैं। पहले एक ज़माना था जब भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बाहर स्पेंड करते थे, खेतों में वगैरह-वगैरह। आजकल ऐसा नहीं है। स्कूल हो, चाहे ऑफ़िस हो, चाहे घर हो, हम लोग घरों में ज़्यादा टाइम अंदर ही अंदर रहते हैं। वी टेक लेस ऑफ सनलाइट आउटसाइड। तो इसकी वजह से भी ये एक नया चीज़ है जिसको हम एड्रेस करते हैं ग्रीन बिल्डिंग्स में। तो ग्रीन बिल्डिंग क्या है? और उसके क्या-क्या कंपोनेंट्स हैं? ये हम ज़रा यहाँ पर देखेंगे। इसमें पहले तो एनर्जी मैनेजमेंट होता है, जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट है आपके, उसको कैसे मैनेज किया जाए। वाटर मैनेजमेंट इसमें दूसरा भाग है। सॉलिड वेस्ट, सो एनर्जी, वाटर और वेस्ट, ये 3 चीज़ें ग्रीन बिल्डिंग में बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा विजुअल, थर्मल एंड एकॉस्टिक कम्फर्ट, माने कि लाइटिंग सही हो, लोगों को ज़्यादा एयर कंडीशन वगैरह यूज़ नहीं करना पड़े और एकॉस्टिक माने कि साउंड को कैसे हम लोग सही ढंग से रोकें जहाँ पर ज़्यादा साउंड है। एकॉस्टिक कम्फर्ट भी हो सकता है। इंडोर एनवायरनमेंट क्वालिटी, पोल्यूशन अबेटमेंट कैसे स्टॉप कर सकते हैं, किस तरह से वेजिटेशन एंड बायोडाइवर्सिटी को एनहांस कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं बिल्डिंग्स के अराउंड और क्या क्या रेगुलेशंस हैं, जो रेगुलेशंस हैं ग्रीन बिल्डिंग को सपोर्ट कर रही हैं, उसके बारे में भी मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊँगी और ये सारी चीज़ें जो हैं हम ग्रीन बिल्डिंग्स में कंसिडर करते हैं। रेगुलेशंस के अलावा वॉलंटरी रेटिंग सिस्टम्स भी हैं। तो थोड़ा बहुत मैं हर एक चीज़ पे थोड़ा-थोड़ा आपको बताऊँगी विद एग्ज़ाम्पल्स। पहला जो है एनर्जी एफिशिएंसी एंड मैनेजमेंट। इसमें थोड़ा आपको ये भी जानकारी दूँ कि अभी आजकल के जो कमर्शियल बिल्डिंग्स और डोमेस्टिक बिल्डिंग्स हैं, उनका जो एनर्जी कंज़म्पशन है वो करीब 38% टोटल एनर्जी कंज़म्पशन है, जिसमें आप देखेंगे कि डोमेस्टिक सेक्टर का ज़्यादा है 28% और कमर्शियल का करीब 10% कंज़म्पशन है। इसके अलावा कुछ और स्टैटिस्टिक्स हैं बिल्डिंग्स के बारे में जैसे कि हम लोग बिल्डिंग्स और ज़्यादा ऐड करते जा रहे हैं। 2030 तो ज़्यादा दूर नहीं है, तो अभी थोड़ा-सा रियल एस्टेट मार्केट में थोड़ा-सा ड्रॉप हो चुका है, लेकिन ओवरऑल जो टोटल मार्केट है इंक्रीज़ होते जा रही है और हम लोग जो है डेवलपिंग नेशन होने के कारण हमारा कंज़म्पशन, हमारा जो बिल्डिंग फुटप्रिंट बढ़ता जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी कंज़म्पशन जो रेज़िडेंशियल बिल्डिंग्स में है, वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है और इसे प्रोजेक्ट किया गया है कि 2032 तक 36.5 या करीब 37% तक का टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो कंज़्यूम होगा बिल्डिंग्स में, वो रेज़िडेंशियल बिल्डिंग्स की वजह से होगा। और इसका एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कारण ये है कि हम लोग जो स्पेस कूलिंग जैसे एयर कंडीशनिंग है, फैन्स है, वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते जा रहे हैं। टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, उसमें से 33 टू 65% ऐसे अनुमान किया गया है कि ये सिर्फ़ कूलिंग और हीटिंग के लिए यूज़ होता है। ज़्यादा करके कूलिंग है क्योंकि हमारा देश ट्रॉपिकल देश है और कमर्शियल बिल्डिंग्स में देखा जाए तो अभी 60% जो है कमर्शियल बिल्डिंग जो ऑफिसेज़ हैं वो अभी एयर कंडीशन्ड हो चुके हैं और बाय 2030 60% एयर कंडीशन होंगे। तो एनर्जी मैनेजमेंट में जो है 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट तो है जिसको हम कहते हैं बिल्डिंग एनवेलप, बिल्डिंग का जो बाहरी हिस्सा है, जो वॉल्स हैं, जो विंडोज़ हैं, जो रूफ है, तो उसको कैसे ठीक किया जाए? अब अगर हम अच्छी तरह से मतलब इसको डिज़ाइन नहीं करेंगे, तो ये जो है ये आर्किटेक्ट का रोल है। तो जैसे रूफ अगर सही ढंग से प्रिपेयर नहीं किया होगा, तो वहाँ पर से कम से कम 25% कूलिंग आपका कूलिंग लोड इंक्रीज़ होगा। अगर आपने कोई ग्लेज़िंग लगाया है पूरे बिल्डिंग पे और उसको सही ढंग से आपने शेडिंग नहीं दिया है, तो उससे भी आपका कूलिंग लोड ज़्यादा हो जाएगा। या फिर आपने ऐसी दीवारें बनाई हैं जहाँ से लीकेज होती है। लीकेज मैं पानी की नहीं बात कर रही हूँ, मैं हीट की बात कर रही हूँ, तो भी आपका जो कूलिंग लोड है इंक्रीज़ होगा। और ये कूलिंग लोड या हीटिंग लोड भी कह सकते हैं पर हीटिंग कम है।
कूलिंग लोड जब ज़्यादा हो जाती है तो आपको ज़्यादा एयर कंडीशनिंग, ज़्यादा फैन्स ज़्यादा यूज़ करने पड़ते हैं। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि हीट इतना ज़्यादा आता है ग्लेज़िंग में से कि लोग फिर कर्टन डाल देते हैं और अंदर लाइट ऑन कर देते हैं। तो ये भी एक है कि लाइटिंग ठीक से नहीं हो, आपको डे लाइटिंग का भी डिज़ाइन करना पड़ता है, ये भी हो सकता है। सेकंड जो भाग है, वो इक्विपमेंट का है। किस प्रकार के इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं। लाइटिंग में भी सबसे ज़्यादा मॉडर्न और सबसे एनर्जी एफिशिएंट एफिकेसी वाले लैंप्स आ चुके हैं मार्केट में, तो उन लैंप्स का, उन फैन्स का और उन टाइप के एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं। आजकल हीट एक्सचेंजर्स हैं, काफ़ी सारे गीज़र्स भी एकदम 5 स्टार रेटेड वाले हैं, रेटेड इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं, तो ये इक्विपमेंट है। और थर्ड पार्ट है रिन्यूएबल एनर्जी। अगर हम ये पहला 2 पार्ट दैट इज़ बिल्डिंग एनवेलप और इक्विपमेंट ये दोनों चीज़ें हम सही ढंग से करते हैं, तो हमारा बिल्डिंग जो है वो हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग हो सकता है। माने कि उसकी जो एनर्जी कंज़म्पशन है वो सबसे कम हो जाती है। अब जैसे और फिर हमको जो बाकी का जो एनर्जी है वो हम आराम से रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सोलार रूफटॉप यूज़ कर सकते हैं, सोलार पीवी सेल्स यूज़ कर सकते हैं, सोलार थर्मल यूज़ कर सकते हैं, विंड और सोलार का हाइब्रिड लगा सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें करके रिन्यूएबल एनर्जी लगाकर हम पूरा मैनेजमेंट कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ रेज़िडेंशियल बिल्डिंग का, जैसे कि रेज़िडेंशियल बिल्डिंग में 2 पार्ट्स हैं, एक तो आपका खुद का घर और दूसरा जो कॉमन एरियाज़। घर में भी आप देखा जाए तो कितना स्कोप है, हर एक इक्विपमेंट में एफिशिएंसी लाने का काफ़ी स्कोप है, अप टू 40-50% आप अपना एनर्जी रिड्यूस कर सकते हो। सिमिलरली कॉमन एरियाज़ में देखा जाए तो अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो लाइट्स तो जैसे स्टेयरकेसेस में हैं, पूरी रात ऑन रहती हैं, लेकिन क्या इसकी ज़रूरत है? तो आजकल ऐसे भी लाइट्स हैं जो डिमेबल सेंसर्स वगैरह में आते हैं, तो जब कोई आता है तो ह्यूमन डिटेक्ट होता है तो तब ऑन होता है, नहीं तो वो थोड़ा-सा जैसे 11 वॉट्स रहता है जब कोई रहता है और नहीं रहे तो 4 वॉट्स हो जाता है। तो इस तरह से काफ़ी सारा एनर्जी बच सकता है इसमें। तो एनर्जी मैनेजमेंट अगर रेज़िडेंशियल बिल्डिंग में करना है, तो उसके लिए एफिशिएंट लैंप्स हैं, सोलार थर्मल है जो हम गीज़र के जो इलेक्ट्रिकल गीज़र है सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज़्यूम करती है, उसके बजाय यूज़ कर सकते हैं। सोलार पीवी पैनल्स यूज़ कर सकते हैं। पंप्स और मोटर्स जो लिफ्ट्स को चलाते हैं, जो हमारे पानी को ऊपर फेंकते हैं, ऊपर वाले टांकी में, वो सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज़्यूम करते हैं। तो उसको हम किस तरह से एफिशिएंट वाले हाई हाई एफिशिएंसी मोटर्स लगा सकते हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और घर के सारी चीज़ों को 5 स्टार रेटेड वाला थोड़ा-सा कॉस्ट ज़्यादा होता है, लेकिन ओवरऑल इसकी जो एफिशिएंसी है, उसको आपको ऑपरेशनल लाइफ में उससे काफ़ी बेनिफिट होता है। तो ये जो है कुछ 20 स्टार रेटेड इक्विपमेंट है लाइटिंग, फैन्स वगैरह में जो आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ इस टेबल में कि जैसे आप ये सेकंड कॉलम में देखेंगे कि लाइट, फैन, फ्रिज, एसी और गीज़र। इसमें अगर आपने एनर्जी एफिशिएंट फिक्सचर्स लिए, तो आपका कितना टका सेविंग हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि वो सबसे लास्ट कॉलम में कि अप टू 58% 60% तक का आपका सेविंग हो सकता है। माने कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है, वो हाफ़ से भी कम हो सकता है अगर आप एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट यूज़ करें। ये एक एग्ज़ाम्पल है एक बिल्डिंग का जहाँ पर हम लोगों ने एक अपार्टमेंट में सारे इक्विपमेंट वन बाय वन जैसे अलग-अलग सालों में चेंज किए थे, लेकिन उससे जो है एक इंडेक्स है ईपीआई दैट इज़ एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स जो कि किलोवाट आवर डिवाइडेड बाय स्क्वायर मीटर एरिया होता है। तो इस बिल्डिंग का जो इस अपार्टमेंट का जो ईपीआई था इनिशियली हम देखेंगे तो 144 था और जैसे-जैसे इक्विपमेंट हम लाते गए तो उस तरह से वो 77 होता गया। 77 भी एक्चुअली हायर रेंज पे है अगर आप देखा जाए तो आप 30 टू 40 तक भी जा सकते हो। और इसमें हम लोगों ने जैसे कि गीज़र है, गीज़र के बजाय अगर हम लोग सोलर वाटर हीटर यूज़ करें तो और कम हो सकता है। इस प्रकार अगर आप 77 से 30-40 और 30-40 से 15 तक आ जाओगे, तो आपका बिल्डिंग जो है वो या अपार्टमेंट या जो भी है वो नेट ज़ीरो एनर्जी कहलाएगा। तो मतलब इस तरह से आप इसको कम करते जा सकते हो और बिल्कुल कार्बन एमिशंस और कार्बन फुटप्रिंट आपका कम हो सकता है। यहाँ पर कुछ उदाहरणें मैंने दिखाई हैं कि कैसे कौन से चेंज करने से आपको क्या फ़र्क होता है। टिपिकली जो एक्सिस्टिंग अगर आपका 36 वॉट का फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट है,
उसको अगर आपने 18 वॉट एलईडी जिसका लाइट आउटपुट करीब-करीब सेम है या उससे ज़्यादा ही है, लेकिन आपको उससे क्या फ़ायदा होगा, उसका एनुअल सेविंग्स क्या है और सिंपल पेबैक 4 महीनों में आपको उसका कॉस्ट वापस मिल सकता है। सो सिमिलरली अगर ये आपका फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट्स को अगर आपने लॉबी में डिमेबल लाइट जो है उससे चेंज कर दिया, तो उससे क्या होगा आपको 5 महीनों में पूरा उसका पेबैक हो जाता है और उसके बाद जो है आपका जो पर एनर्जी कंजम्पशन है, वो बहुत ही कम रहता है। तो इसके ऐसे फ़ायदे हैं, मैं आपको थोड़ा बहुत एग्ज़ाम्पल्स दे रही हूँ। सिमिलरली फैन आजकल जो डीएसएम पॉलिसीज़ हैं, सारे कंपनीज़ को डीएसएम पॉलिसीज़ करने होते हैं और उसमें उन्होंने आप अपने जो पुराने फैन्स हैं, उसको एनर्जी एफिशिएंट फैन्स जो अभी 60 वॉट्स के फैन्स होते हैं पुराने और उसको अगर आप एनर्जी एफिशिएंट फैन्स के साथ एक्सचेंज कर सकते हो, आपको हाफ रेट या उससे भी कम रेट में आपकी खुद की इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आपको दे देगी। ये काफ़ी लोगों को पता नहीं है, तो उसके वजह से आपका कम से कम जो सेविंग्स है वो काफ़ी मतलब ज़्यादा है और मतलब ये डायरेक्ट सेविंग्स तो आपका 50% हो ही जाता है। इसमें थोड़ा-सा लॉन्गर ड्यूरेशन है क्योंकि हम लोगों ने हायर कॉस्ट कंसिडर किया है। अ, इस तरह से ये एक एग्ज़ाम्पल आपको दिखा रही हूँ कि एक जगह पे हमने जहाँ पर ये किया था टोटल, तो 1 साल में ये सब चेंजेस जो हैं करने के बावजूद 1 साल में पूरा पेबैक मिल सका उनको। तो मतलब इसका काफ़ी फ़ायदा है क्योंकि उसके बाद जो बिल आएगा, उसमें कोई आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज़म्पशन नहीं होगा। सिमिलरली जो पार्किंग एरिया है, लाइटिंग इसमें भी सब बहुत सारे चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे कि जो एनर्जी कंज़म्पशन है वो कम हो जाए। ये भी उसी का एग्ज़ाम्पल है कि पार्किंग एरिया कॉमन एरियाज़ में जब चेंज किया गया, तो सिंपल पेबैक पीरियड स्टेयरकेस एरिया में सिर्फ 4 महीनों में और पैसेज एरिया में 5 मंथ्स में और टोटल अबाउट 10 मंथ्स में टोटल जो है पेबैक उसका हो गया मतलब जो इनिशियल कॉस्ट था उसका रीपेमेंट हो गया। थ्रू लोअर एनर्जी कंजम्पशन। सिमिलरली ये जो कुछ जगहों पे डीजी सेट्स यूज़ कर सकते हैं करते हैं लोग बिल्डिंग्स में बिकॉज़ वहाँ पर कंस्टेंटली जो है उनकी लो वोल्टेज की प्रॉब्लम होती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट नहीं मिलता है, तो डीजी सेट्स यूज़ करते हैं, तो उसमें भी अगर स्टार रेटेड और पंप्स में भी अगर हायर एफिशिएंसी वाले लेंगे, तो उसमें काफ़ी फ़ायदा है। रिन्यूएबल एनर्जी माने कि जो रिन्यूएबल सोर्सेस हैं जैसे सोलर और विंड ये सोर्सेस पे चलती हैं तो इंडिया में इसका काफ़ी स्कोप है अबाउट 320 डेज़ की क्लियर सनशाइन है। वी आर वेरी लकी कि हमको इतना सारा सोलर एनर्जी पर स्क्वायर मीटर इतना मिलता है और हम उसको पूरी तरह से बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हैं। स्पेशली हमारे टेरेस आप देखेंगे तो सारे के सारे खाली पड़े हैं और इनमें बहुत पोटेंशियल है कि हम सब जगह पर ये यूज़ करें, जितना हो सके इतना यूज़ करें। इसमें 2 चीज़ें हम कर सकते हैं, एक तो सोलार थर्मल माने कि जो सोलार एनर्जी की जो थर्मल कंपोनेंट है या जो हीट कंपोनेंट है, वो उससे हम पानी को गर्म कर सकते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी आई हुई है कि थर्मल से हम एनर्जी भी इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं और वो ज़्यादा एफिशिएंट है। दूसरा ये है कि हम जो सोलर एनर्जी की लाइट कंपोनेंट है, फोटो कंपोनेंट, लाइट कंपोनेंट से फोटोवोल्टिक पैनल्स यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली जनरेट करते हैं, ये डीसी पावर होता है और उसको एसी में कन्वर्ट किया जाता है। तो सोलर वाटर हीटर सिस्टम देखेंगे तो काफ़ी टाइप्स के हैं, जैसे कि सेल्फ फोर्स्ड फ्लो वाले हैं जिसमें पंप लगते हैं या फिर जो सेल्फ वाले फ्लो हैं जिसमें पंप्स नहीं लगते हैं। थर्मोसाइफन सिस्टम कहते हैं हम इनको, वैसा टाइप के और अलग-अलग टाइप के पैनल्स भी आते हैं, कुछ ज़्यादा एफिशिएंट है, कुछ कम एफिशिएंट है, जैसे कि ये मेटल इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर्स हैं, जो वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है और आपको मतलब काफ़ी पानी अच्छा इसमें मिलेगा। इसमें एक ही इश्यू है कि मानसून के पीरियड में ये थोड़ा-सा कम काम करने लगता है क्योंकि जो सोलर एनर्जी की जो हीट कंपोनेंट है, वो क्लाउड्स से ढक जाती है। तो उस टाइम पे बैकअप के लिए या तो बैकअप गीज़र या तो आपका इलेक्ट्रिसिटी गीज़र यूज़ कर सकते हैं। तो ये 4 मंथ्स में थोड़ा-सा इसकी इश्यू है स्पेशली इंडिया में लेकिन वो भी हम ओवरकम कर सकते हैं।
सोलर फोटोवोल्टेक्स माने कि जो ऐसी जो टेक्नोलॉजी है जो जिससे सोलर एनर्जी डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है, तो उसमें भी काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर पैनल्स हैं, जैसे कि क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी, मोनोक्रिस्टलाइन, मल्टी क्रिस्टलाइन है और थिन फिल्म जैसे कि पेंट भी किया जा सकता है और एमॉर्फस यानी कि जैसे इसको रोल करके आप डाल सकते हो बिल्डिंग के कोई भी फसाड के ऊपर भी डाल सकते हो। पॉलीक्रिस्टलाइन पीवी भी अवेलेबल है। तो ये सारे आजकल काफ़ी सारे टेक्नोलॉजीज़ आ चुके हैं जो आपके सोलर एनर्जी को टैप कर सकते हैं, आपके विंडोज़ के ऊपर लगाकर भी आ सकते हैं, जैसे कि उसको कहते हैं हम लोग बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टेक्स। अ, थिन वेफर्स की जो फ़िल्म आती है वो काफ़ी यूज़फुल है, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं कि एफिशिएंसी उसकी थोड़ी कम है और वो ज़्यादा चलती है क्योंकि मतलब उसकी लाइफ़ थोड़ी ज़्यादा है, मगर ओवरऑल एफिशिएंसी कम हो सकती है उसकी होती है और उसके कंपैरिज़न में हम देखेंगे तो मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स जो है वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। आज के टाइम पे 18% एफिशिएंसी देती है, जो सबसे ज़्यादा है अमॉन्ग ऑल सोलर पैनल्स और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अराउंड 30 इयर्स तक है। तो इसी कारण जहाँ लोगों ने यूज़ किया है, ये मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स यूज़ करते हैं। कुछ एग्ज़ाम्पल्स है जैसे कि ये डोंबिवली में एक हाउसिंग सोसाइटी ने अपने बिल्डिंग में डाला है न जो G+12 बिल्डिंग है और G+16 बिल्डिंग में डाला है। तो उसमें उन्होंने हाइब्रिड सिस्टम यूज़ किया है जैसे कि सोलर पैनल्स और विंड दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है। अभी तो ये पास्ट 2 इयर्स नहीं एक्चुअली एटलीस्ट 4-5 इयर्स के होंगे। सिमिलरली खार में एक बिल्डिंग में G+9 बिल्डिंग में उन्होंने किया है जहाँ पर आप देखेंगे कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट उनका 44 लैक्स है लेकिन वो कुछ हद तक उनको सब्सिडीज़ और कुछ हद तक मीडिया ये मेडा जैसे ऑर्गनाइज़ेशन एसडीए जो है स्टेट डेज़िग्नेटेड एजेंसी से थोड़ी बहुत रिबेट भी मिल जाती है। बट ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इतना होता है और उनको लोन के थ्रू उसका रीपेमेंट भी हो जाता है जब क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी इसका कम होता है। तो जैसे आप देखोगे कि ये 2 केसेस में पहले केस में तो 100% बेनिफिट उनका सोलर हाइब्रिड से हुआ है क्योंकि जो उनके कॉमन एरियाज़, पंप्स और एलिवेटर्स टोटल जो है रिन्यूएबल एनर्जी पे चलते हैं और दूसरी जगह पर 70% बेनिफिट हुआ है। 30% उनका जो है एलिवेटर्स वो उस पे नहीं चलते हैं। कॉस्ट बेनिफिट देखा देखा जाए तो अप टू पेबैक पीरियड अबाउट 9 इयर्स कुछ जगह पे 18 इयर्स भी है बट डिपेंड करता है कि किस तरह की स्पेस अवेलेबिलिटी है तो उसके हिसाब से हम उसको डिज़ाइन ठीक तरह से कर सकते हैं और अगर इनिशियल स्टेज में किया जाए तो इवन जो बिल्डिंग की फसाड है अगर वो शेडेड नहीं हो तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक दूसरी एग्ज़ाम्पल है भांडुप में कॉम्प्लेक्स की जहाँ पे अप टू 70% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी नीड्स ऑफ द कॉमन एरियाज़ जैसे कि पार्किंग, पैसेजेस और उनके जो वाटर पंप्स हैं, बोरवेल के जो पंप्स और मोटर्स हैं, 11 लिफ्ट्स हैं, ये सारे जो हैं उनके सोलर से चल रहे हैं और उनकी सिंपल पेबैक पीरियड जो है सो सिर्फ 30 मंथ्स हो रही है इसके मतलब इस कैलकुलेशन में। तो दिस इज़ अ रिमार्केबल अचीवमेंट यहाँ पर कुछ 546 फ्लैट्स और 2000 रेजिडेंट्स हैं। तो इसमें आप देखा जाए तो एनुअल सेविंग्स उनके एनुअल जनरेशन इज़ 2.92 लाख यूनिट्स। एनुअल सेविंग्स इज़ अबाउट 36 lakhs in electricity bill और 309 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस का सेविंग्स उन लोग एनुअली कर रहे हैं। तो इन 25 इयर्स उन्होंने इतना मतलब 7000 टन्स तक का कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कम हो सकता है बाय बिकॉज़ दिस इज़ द प्रोजेक्टेड इन कार्बन रिडक्शन बिकॉज़ ऑफ यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। जो ये बिल्डिंग्स पे हम लोग सो रिन्यूएबल एनर्जी लगाते हैं, उसके 2 प्रकार हो सकते हैं। एक तो ग्रिड कनेक्टेड भी हो सकता है और एक तो स्टैंड अलोन सिस्टम होता है। स्टैंड अलोन सिस्टम जो है, बहुत यूज़फुल है अगर आपकी कोई बंगलो है और मतलब तब वो बहुत यूज़फुल होता है और अर्लियर पॉलिसीज़ भी ऐसे थे। लेकिन अभी जो है नेट मीटरिंग की पॉलिसी है, जहाँ पर आप अपना जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो, उसको आप नेट मतलब मीटर कर सकते हो और ग्रिड में डाल सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है, काफ़ी सारे कंट्रीज़ वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये बहुत पॉपुलर है और इससे फ़ायदा भी हुआ है जो लोग
अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ने उनको भरने पड़ते हैं, क्योंकि वो यूटिलिटी उनको पे करती है जो वो लोग अपने एरिया या लैंड या बिल्डिंग के ऊपर जनरेट करते हैं। दूसरा जो पार्ट है वाटर मैनेजमेंट, तो पहला पार्ट था हमने एनर्जी मैनेजमेंट कवर कर लिया। वाटर मैनेजमेंट में हम लोग बिल्डिंग्स में क्या क्या कर सकते हैं, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सेल्फ रिलायंस, मतलब बिल्डिंग कैसे अपने आप में इस वाटर के ऊपर रिलायंट रह सकती है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जा सकता है। सेकंड, वाटर एफिशिएंट इक्विपमेंट, जो कम से कम वाटर यूज करे, ऐसे इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं। और तीसरा, अगर जगह होगी तो वाटर रिसाइकलिंग। वाटर रिसाइकलिंग सब जगह पे मुनासिब नहीं होता है, क्योंकि जगह की कमी है मुंबई जैसे शहर में। हाँ, जहाँ पर अगर आप आउटडोर एरियाज में ऐसे लैंड में रह रहे हो जहाँ पर बहुत स्पेस है, तो वहां पर वाटर रिसाइकलिंग भी कर सकते हैं, जिससे कि आपके बिल्डिंग का सूवेज जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में न जाए, आप वहीं पे रिसाइकिल करके वहीं पे यूज भी कर सकते हो। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो इसमें दो चीजें कर सकते हैं, एक तो स्टोरेज कर सकते हैं टैंक्स में, अंडरग्राउंड टैंक्स में, ओवरहेड टैंक्स में, अबाव ग्राउंड टैंक्स में कर सकते हो। और दूसरा जो है वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज, क्योंकि हम लोग इतना कॉन्क्रीटाइज कर चुके हैं अपनी जमीन को, तो पानी जो है वो नीचे जा ही नहीं रही है। उसके वजह से जो हमारे रिवर्स हैं, हमारे एक्विफर्स हैं, उनको काफी नुकसान हुआ है ओवर मेनी ईयर्स। और आगे जाके हम उसका फल भी भुगत रहे हैं, फ्लडिंग कहीं ज्यादा होता है एक्सेट्रा। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना जरूरी है जहां भी हो सके। आजकल पार्किंग की वजह से सब जगह पे लोग कॉन्क्रीटाइज कर देते हैं, तो रिचार्ज जहां पर भी हो सके, जहां पर भी पॉसिबल है, जियोलॉजिकल कंडीशंस अलाउ करते हैं, तो वहां पर करना चाहिए। तो ये दो चीजें हम इजिली कर सकते हैं। कई कई जगह पे हम पूरी तरह से 100% रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। वो तब होता है जब भी आपके पास स्टोरेज बहुत ज्यादा हो, जैसे कि पांचकनी में एक बिल्डिंग है जिसकी बेसमेंट पूरी जो है वो स्टोरेज है। तो सारा जो रेन पानी आता है ड्यूरिंग रेनी सीजन वो बेसमेंट में स्टोर करते हैं और उसको सारा ईयर यूज करते हैं। तो ऐसा भी पॉसिबल है, सब जगह पे तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। मे बी हम 50% तक रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, बजाय कि वो पानी गटरों में चले जाके सी में चली जाए। तो ये हमारा उद्देश्य है रेन वाटर हार्वेस्टिंग में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के काफी कंपोनेंट्स है, जैसे कैचमेंट एरियाज है, अलग अलग कैचमेंट एरियाज है, गार्डन है, आपका टेरेस है, आपका रोड है। तो हर कैचमेंट के लिए आपको अलग तरीके से सोचना पड़ता है, क्योंकि हर एक में पोल्यूशन अलग अलग टाइप के होते हैं, सबकी क्वालिटी अलग होती है, सबकी रन ऑफ का कोएफिशिएंट अलग होती है। और उसको फिर डाइवर्ट करके एक जगह पे लाके, या तो उसको कोई फिल्ट्रेशन सिस्टम से, जैसे यहाँ पे प्री मेड फिल्टर देख रहे हो आप, या फिर उसको ग्राउंड वाटर में चार्ज कर सकते हो, और नहीं तो उसको कलेक्ट करके रीयूज भी कर सकते हो। हमने काफी सारे बिल्डिंग्स में ये किया हुआ है। तो ये है उसके। तो आप रिचार्ज करते हो तो आपको डीप रिचार्ज भी कर सकते हो, जैसे कि आप डीप एक्विफर में रिचार्ज कर सकते हो, या फिर जो शैलो वेल्स हैं उसको, या शैलो ग्राउंड पे भी आप रिचार्ज कर सकते हो। दो तरीके से रिचार्ज हो सकता है, लेकिन इसको थोड़ा सा स्टडी करके करना पड़ता है। तो एक एग्जाम्पल है यहाँ पर कि एक समझो आपने 100 मीटर स्क्वायर की बिल्डिंग है, और मुंबई में अगर हम केस लेंगे, तो कितना रेन वाटर हार्वेस्ट हो सकता है। टोटल रेन वाटर हार्वेस्टिंग पोटेंशियल इज 1,70,000 लीटर्स। तो मतलब कहने का ये है कि आप छोटे से छोटे एरिया में भी रेन वाटर हार्वेस्ट कर सकते हो। और मैंने तो काफी जैसे रूरल एरियाज में देखा है, औरंगाबाद जैसे एरियाज में, जहाँ पर बहुत ही कम रेनफॉल गिरता है, तो एज कम्पेयर टू मुंबई, लेकिन वहां पर बड़ी बड़ी टंकियां बनाकर वो उसके स्टोर करते हैं एंड देन यूज करते हैं। तो वो पानी को बिल्कुल ऐसे बहने नहीं देते। तो आइडिया ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज, आप पानी के रुख को धीरे करिए, आप उसको रोकिए, क्योंकि जैसे वो स्पीड से जाती है वो उससे सॉइल इरोजन और बहुत सारा अदर नुकसान भी होता है। तो उसको कम करना है। और प्लांटेशन भी कर सकते हैं, प्लांटेशन से ज्यादा एब्सॉर्प्शन, ज्यादा रिचार्ज होता है। ये कुछ केस स्टडीज हैं जहां पर हमने सक्सेसफुली रेन वाटर हार्वेस्टिंग किए थे। जैसे ये पहला सोसाइटी है जहां पर उनको 10 मिनट, जो डोंबिवली की सोसाइटी है जहां पे सिर्फ 10 मिनट उनको पानी मिलता था, वहां पे हमने ग्राउंड वाटर रिचार्ज करके बोरवेल पे उनको पूरा जो सिस्टम उनका ऐसे कर दिया था कि उनको कोई बाहर के टैंकर्स के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े।
पीवीएम जिमखाना में जो है हमने ऐसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की थी कि वो जो सारा जो स्टोरेज वाटर है वो उसको उन लोग वॉशिंग के लिए यूज कर रहे थे आफ्टर फिल्ट्रेशन, वॉशिंग ऑफ वेसल्स वगैरह वगैरह। और नीलकंठ अपार्टमेंट्स में ग्राउंड वाटर रिचार्ज किया गया। तो ये जो सिर्फ 3 डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स मैंने दिखाया, उन्होंने बहुत सारे सोसाइटीज में ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया हुआ है। और कुछ आजकल के जो नए रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी बहुत स्कोप है, ऑल्दो जगह छोटी होने की वजह से और आजकल की ईसी पॉलिसीज की वजह से भी दिक्कत होती है, कभी कभी जियोलॉजिकल कंडीशन सुटेबल नहीं होते हैं। लेकिन एज एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिखाया है कि एक हाई राइज बिल्डिंग में किस तरह से हम लोगों ने रिचार्ज करवाया है, परकुलेशन पिट्स यूज करके, बैफल वॉल्स, स्टॉर्म वाटर सिस्टम को भी यूज किया, ओपन वेल्स क्रिएट किए, इस तरह से रिचार्ज रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। वाटर एफिशिएंट इक्विपमेंट यानी कि कम पानी इस्तेमाल करने वाले जो इक्विपमेंट है वो हम यूज कर सकते हैं। इसमें देखेंगे तो जैसे लैंडस्केप में आप ड्रिप यूज कर सकते हो, जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स है वहाँ पे प्रेशर रेगुलेटिंग वॉल्स यूज हो सकते हैं। ड्यूअल फ्लश सिस्टम तो आजकल सब जगह पे ही है, जिसमें इंस्टेड ऑफ 20 लीटर्स के बजाय आप 3 to 6 लीटर्स ही यूज करते हो, तो एवरी टाइम यू फ्लश आपका फ्लश कम से कम पानी यूज करता है। और दूसरा, फॉसेट्स में अगर आप एरिटर्स बिठा दो तो उसकी वजह से फ्लो जो है आपको ऐसे लगेगा कि बहुत फ्लो आ रहा है, लेकिन एक्चुअली फ्लो कम होता है। तो वो भी एक वाटर एफिशिएंट इक्विपमेंट है। तो इस तरह से कुछ ऐसे इक्विपमेंट आप यूज कर सकते हो जिससे कि आपकी वाटर यूजेज कम हो जाए। और फिर जैसे मैंने आपको कहा कि वाटर को आप रिसाइकल भी कर सकते हो, और रिसाइकल के लिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम या डीवॉट सिस्टम करके है जो है वो यूज करें, जिसमें कोई भी मैकेनिकल पार्ट्स नहीं होते, कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होता है। इसमें जो है 4 स्टेप सिस्टम है सिंपल सा, जिसमें कि जैसे कि सिर्फ पानी जो एक्वाटिक प्लांट्स जो है या फिर स्पेशल प्लांट्स है उनके रूट्स के एरेशन की वजह से पानी को हम ट्रीट करते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं रीड बेड सिस्टम से, कहा कैसे पानी को ट्रीट किया गया, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हैं थ्रू आउट, ये सब एक्चुअल प्रोजेक्ट्स हैं। थर्ड जो पार्ट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सो एनर्जी मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। आई थिंक ये बात तो सबको ही पता होगा, लेकिन बिल्डिंग्स में क्या हो सकता है, तो हम लोग एम कर सकते हैं कि एक जीरो वेस्ट बिल्डिंग या जीरो वेस्ट सोसाइटी हो सके। तो उसमें पहला चीज तो वेस्ट सेग्रीगेशन, दूसरा जो है ऑर्गेनिक वेस्ट को ऑन साइट कैसे मतलब किसी तरह से रिसाइकल कर सके, या तो कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं। और रिसाइक्लेबल्स का हम लोग ध्यान रखें, जैसे कि ई वेस्ट हो तो उसको सेग्रीगेट करें, या फिर प्लास्टिक वगैरह हो तो उसको सेग्रीगेट करके रिसाइकलिंग के लिए भेज दें, इस तरह से। हम सभी जानते हैं कि सॉलिड वेस्ट के क्या इश्यूज हैं, हम लोग प्रीशियस लैंड यूज कर रहे हैं डंप करने के लिए, और इसकी जो परिणाम भी है पोल्यूशन वाइज भी, और काफी लोगों को हेल्थ के इश्यूज हो चुके हैं इसकी वजह से। और ये सिर्फ मुंबई की ही स्टोरी नहीं है, हर सिटी में ये इशू है। एयर पोल्यूशन, सॉइल, ग्राउंड वाटर, मरीन पोल्यूशन, ओडोर, बायो एरेसोल्स। आजकल तो बायो एरेसोल्स भी बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि कोविड जैसे सिचुएशन में इस कचरे में क्या होता है हम कह नहीं सकते। तो ये सब प्रॉब्लम्स ज्यादा नहीं होंगी अगर हम लोग सिंपल सेग्रीगेशन और वेस्ट मैनेजमेंट यूज करें तो। अगर इंडिविजुअल सोसाइटीज बिल्डिंग्स में अगर वेस्ट मैनेजमेंट किया जाए तो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर भी पे भी लोड कम हो जाएगा। बिकॉज हमेशा हम ब्लेम करते हैं कि म्यूनसिपैलिटी ठीक से काम नहीं कर रही है या ऐसा कुछ, लेकिन इसका ये भी है कि हमारा भी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एंड ट्रीटमेंट एज मच एज पॉसिबल। तो ये जो है वेस्ट ऑडिट की बात है, तो वेस्ट ये देखना जरूरी होता है कि किस प्रकार के वेस्ट हैं, और उसके हिसाब से वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं हाउसिंग सोसाइटीज में। एंड देन उसके हिसाब से एग्जैक्टली किस प्रकार का मतलब कंपोस्टिंग है या बायोगैस है या इलेक्ट्रिक कंपोस्टिंग है, जगह ही नहीं है बिल्कुल तो इलेक्ट्रिक कंपोस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा। या वर्मी कंपोस्टिंग भी कर सकते हैं, जो थोड़ा सा डेलिकेट चीज है और जिसको कांस्टेंट मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। या फिर सिटी फार्मिंग जैसे चीज कर सकते हैं। ये जो है सिटी फार्मिंग
एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर वेस्ट जो है डायरेक्टली प्लांट्स में डाला जाता है, और उसका एक टेक्निक है जो आरटी दोषी ने डेवलप किया था उनके फार्म, उनके जो बांद्रा में रेजिडेंस में काफ़ी अच्छा उन्होंने टेरेस डेवलप किया था रादर, सॉरी, लेट डॉक्टर दोषी ने। और ये टेक्निक काफ़ी लोगों ने अपनाया है, अभी इसको अर्बन लीव जैसे ऑर्गेनाइजेशन भी इसके ऊपर काम कर रही है। तो मतलब वेस्ट सेग्रीगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल्स में हम काफ़ी ये कह रहे हैं कि आप अपने सब जगह पे अवेयरनेस के लिए एटलीस्ट ऐसे इस प्रकार के वेस्ट सेग्रीगेशन यूनिट्स बनाएं जहां पर लोग अपने अपने वेस्ट डाल सकें। सो ये सब इश्यूज हैं जो हमको टैकल करने पड़ते हैं वेस्ट मैनेजमेंट में, जैसे कि ऑडिट करना ज़रूरी है, वेस्ट किस प्रकार की है वो इम्पोर्टेंटली कैरेक्टराइज करना ज़रूरी है, उसके लिए सही टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी के काफ़ी सारे बैकलैश भी हो सकते हैं अगर आपने ठीक से डिज़ाइन नहीं किया, जैसे कि रोडेंट्स, रैट्स, मस्कीटोस, हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज हो सकते हैं। इसका बिजनेस मॉडल भी जनरेट करना ज़रूरी है, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है हाउसकीपिंग को करना, और जनरली मॉनिटरिंग तो हर चीज़ में ज़रूरी है। तो ये जो है ये सारे इश्यूज हमने मतलब वी हैव एनकाउंटर्ड डूइंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो इश्यूज हैं, वेदर बिल्डिंग्स हैं या कॉम्प्लेक्सेस हैं या कैंपसेस हैं।